भोजन। यह स्पष्ट था कि भोजन कक्ष में प्रवेश करते समय सभी अतिथि एक ही प्रकार की अनुभूति से गुजर रहे थे। वे सोच रहे थे कि कौन सी विचित्र शक्ति उन्हें इस घर में एकत्र लाई है, और फिर भी उलझन और कुछ के भीतर उठती हल्की व्याकुलता के बावजूद वे कहीं और होना नहीं चाहते थे। हाल की परिचितताएं, काउंट की असामान्य और एकांत स्थिति और उसका अज्ञात, लगभग कल्पित वैभव, इन सबको पुरुषों को सावधान करना चाहिए था और स्त्रियों को ऐसे घर में आने से रोकना चाहिए था जहां उनका स्वागत करने को उनकी ही जाति की कोई स्त्री न थी। फिर भी पुरुषों ने सावधानी त्याग दी थी और स्त्रियों ने परंपरा, जिज्ञासा ने अपने अनिवार्य शूल से उन्हें छुभोकर अन्य सभी भावनाओं पर विजय पाली थी। केवल कावाल कांति, पिता अपनी औपचारिक कठोरता के बावजूद और पुत्र अपनी सहज डील के बावजूद असहज प्रतीत हो रहे थे इस व्यक्ति के घर में उपस्थित होकर जिसके उद्देश्यों को वे नहीं समझते थे, और उन अन्य लोगों के बीच जिनसे उनका प्रथम परिचय था। जब विल्फोर काउंट के निर्देशानुसार दांगलार को बांह देने आगे बढ़ा, दांगलार चौंक उठी और विल्फोर ने स्वयं अनुभव किया कि उसकी अभिव्यक्ति बदल गई है जब उसने बैरोनेस की बांह का स्पर्श महसूस किया। इन दोनों प्रतिक्रियाओं में से कोई भी काउंट की दृष्टि से छिपी न रही। केवल व्यक्तियों के ऐसे स्पर्श में ही दृश्य का एक प्रेक्षक अनेक रुचिकर बातें पा सकता था। विल्फोर के दाहिने दांगलार थी और बाईमा मोरेल, काउंट विल्फोर की पत्नी और दांगलार के बीच बैठा था। अन्य स्थानों पर देब्राई बैठा था, वरिष्ठ कावालकांति और कनिष्ठ के बीच, और शातोरेनो विल्फोर की पत्नी और मोरेल के बीच। भोज विलक्षण था। मोंटे क्रिस्टो ने पेरिसी समरूपता को पूर्णतः त्याग देने और अतिथियों की भूख से अधिक उनकी जिज्ञासा को तृप्त करने का निश्चय किया था। उन्हें एक प्राच्य उत्सव भोज परोसा गया, अरब की कथाओं से भी अधिक अद्भुत। पृथ्वी के चारों कोनों से संपूर्ण और पके हुए जो भी फल यूरोप की समृद्धि पात्र में आ सकते थे, वे चीनी पात्रों और जापानी कटोरों में पिरामिडों के रूप में सजे थे। दुर्लभ पक्षी अपने दैदीप्यमान पंखों सहित, रजत पत्रों पर लेटी विशाल मछलियां, एजियन, एशिया माइनर और केप की सभी मदिराएं, विलक्षण आकार के पात्रों में बंद, जिनकी विचित्र आकृतियां मानो भोजन के स्वाद को ही बढ़ा रही हों, सब क्रम से इन पेरिसवासियों की आंखों के सामने से गुजरे, जैसे अपीशियस अपने अतिथियों को जिन व्यंजनों की प्रदर्शनी दिखाता था। और ये वही लोग थे जो 10 व्यक्तियों के भोज पर 1000 लुई खर्च को स्वीकार कर सकते थे, यदि मोती क्लियोपेट्रा की भांति खाए जाए या लोरेंजो दे मेडिची की तरह द्रव स्वर्ण पिया जाए। सर्वत्र विस्मय देखकर मोंटे क्रिस्टो हंस पड़ा और ऊंचे स्वर में कहने लगा, महाशयों, स्वीकार कीजिए, जब कोई समृद्धि की एक सीमा पर पहुंच जाता है तब अनावश्यक ही आवश्यक बन जाता है। जैसे ये देवियाओं भी मानेंगी कि परमानंद की एक सीमा के बाद केवल आदर्श ही स्पर्श रहता है। अतः उसी तर्क को आगे बढ़ाए, चमत्कार क्या है वह जिसे हम समझ नहीं पाते, और वांछनीय क्या वह जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरा जीवन उन वस्तुओं को देखने में व्यतीत होता है जिन्हें मैं समझ नहीं सकता, और उन्हें प्राप्त करने में जिन्हें पाना असंभव है। मैं दो साधनों से सफल होता हूँ, धन और इच्छा। मैं अपनी सनकों की खोज में उतना ही दृढ़ हूं जितना, उदाहरणार्थ, दांगलार रेलवे बनाने में, या विल्फोर किसी मनुष्य को मृत्युदंड दिलाने में, या देब्रई किसी राज्य को शांत करने में, या शातोरेनो किसी स्त्री की कृपा पाने में, या मोरेल ऐसे घोड़े को साधने में जिसे कोई और नहीं साध सकता। उदाहरण के लिए, ये दो मछलियां, एक सेंट पीटर्सबर्ग से 50 लीग दूर जन्मी, दूसरी नेपल्स से 5 लीग दूर। क्या इन्हें एक ही मेज पर लाना मनोरंजक नहीं? ये कौन सी मछलियां हैं? तांगलार ने पूछा। शातो रेनो, जो रूस में रह चुका है, पहली का नाम बताएगा, और मेजर कावाल कांति, जो इतालवी है, दूसरी का। मेरा विचार है ये स्टर्जन है, शातो रेनो ने कहा, पूर्णतः। और वह, यदि भूल नहीं, लैम्प्रे, कावाल कांति ने कहा। ठीक। अब दांगलार, इन सज्जनों से पूछिए ये कहाँ पकड़ी जाती है।
स्टर्जन केवल वोल्गा में मिलती है, शातुरेनो बोला। और इस आकार की लैंप्रे केवल फुसारो झील में, कावालकांति ने कहा। सही, एक वोल्गा से, दूसरी फुसारो झील से। असंभव, सभी एक साथ बोले। और यही मुझे आनंद देता है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। मैं नीरो की भांति हूं, असंभव का आकांक्षी। और यही इस समय आपको भी आनंदित कर रहा है। इसलिए यह मछली, जो वास्तव में पर्च या सैल्मन जितनी स्वादिष्ट न भी हो, आपको कुछ ही देर में अत्यंत स्वादिष्ट प्रतीत होगी, क्योंकि सामान्य बुद्धि कहती है कि इसे प्राप्त करना असंभव है। और फिर भी यह आपके सामने है। पर इन्हें पेरिस तक लाना आपने कैसे संभव किया? हे ईश्वर, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों मछलियों में से प्रत्येक को एक विशाल पीपे में लाया गया। पहली को नदी की काई और सरकंडों से गद्देदार कर, दूसरी को झील की नरकट और जल वनस्पतियों से। उन्हें विशेष रूप से निर्मित गाड़ी में रखा गया और इसी प्रकार वे जीवित रहीं। स्टर्जन 12 दिन, लैम्प्रे 1 सप्ताह। दोनों पूर्णतः जीवित थीं। जब मेरे रसोइये ने पहली को दूध में और दूसरी को मदिरा में पकाने हेतु बाहर निकाला। क्या आप विश्वास नहीं करते? मुझे अब भी संदेह है, दांगलार ने अपनी भारी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। बाप्तिस्ता, मोंटे क्रिस्टो ने पुकारा। दूसरी स्टर्जन और दूसरी लैम्प्रे ले आओ, वे जो दूसरे पीपों में अभी जीवित हैं। दांगलार की आंखें विस्मय से फैल गईं और शेष सभा ने ताली बजाई। 4 सेवक 2 पीपे भीतर लाए, जलकुंजों से सुसज्जित, जिनमें प्रत्येक में एक कांपती मछली थी, ठीक वैसी ही जैसी मेज पर पकी हुई पड़ी थी। पर प्रत्येक जाति की 2 क्यों? दांगलार ने पूछा। क्योंकि एक मर भी सकती थी, मोंटे क्रिस्टो ने सरलता से कहा। निस्संदेह, आप विलक्षण व्यक्ति हैं, दांगलार बोला। और दार्शनिक चाहे जो कहें, धनी होना अद्भुत है। और उससे भी बढ़कर विचार होना, तांगलार ने जोड़ा। ओह, इसका श्रेय मुझे न दें। यह रोमन काल में अत्यंत लोकप्रिय था। प्लिनी बताता है कि ओस्तिया से रोम तक मूलुस नामक मछली, संभवतः समुद्री ब्रीम की जाति, दासों की श्रृंखला द्वारा सिर पर ढोकर लाई जाती थी। उसे जीवित लाना विलास माना जाता था, क्योंकि मृत्यु के समय वह इंद्रधनुष की भांति 3-4 बार रंग बदलती थी, वर्णक्रम के सभी रंगों से गुजरते हुए। तब उसे रसोई में भेजा जाता था। उसकी मृत्यु पीड़ा ही आकर्षण का भाग थी। यदि उसे जीवित न देखा जाता, तो मृत होने पर उसका मूल्य न रहता। हाँ, देब्रई ने कहा, पर ओस्तिया से रोम केवल 7-8 लीग ही है। सही, मोंटे क्रिस्टो ने उत्तर दिया। पर यदि लुकुल्लुस के 1800 वर्ष बाद जीते हुए भी हम उसे पार न कर सके, तो क्या अर्थ? दोनों कावालकांति विस्मय से देखते रहे, पर मौन रहने की बुद्धि रखी। सब ठीक, शातुरेनो बोला, पर मुझे सबसे अधिक सेवा की दक्षता चकित करती है। क्या यह सत्य है कि आपने यह घर केवल 5-6 दिन पूर्व खरीदा? अधिकतम, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। तो मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि 1 सप्ताह में इसका पूर्ण कायाकल्प हो गया, क्योंकि यदि भूल नहीं, तो एक और प्रवेश द्वार था। आंगन पत्थरों से पटा और रिक्त, जबकि अब वह वृक्षों से घिरा भव्य लॉन है, मानो शताब्दी प्राचीन। मैं हरियाली और छाया का प्रेमी हूं। हाँ, विल्फोर की पत्नी बोली। प्रवेश उस सड़क वाले द्वार से होता था। और मुझे स्मरण है, मेरे चमत्कारी उद्धार के दिन आप मुझे उसी मार्ग से भीतर लाए थे। हाँ, मोंटे क्रिस्टो बोला, पर तब से मैंने प्रवेश घुमा दिया है, ताकि अपनी बाड़ के पार बुआद बोलोन देख सकूं। 4 दिनों में, मुरेल चकित हुआ। अविश्वसनीय। निस्संदेह, शातुरेनो बोला, पुराने से नया घर बना देना चमत्कार है, क्योंकि यह घर अत्यंत पुराना और उदास था। 2-3 वर्ष पूर्व, जब सेंट मेरान ने इसे बाजार में रखा था, मेरी माता ने मुझे देखने भेजा था। सेंट मेराव, विल्फोर की पत्नी बोली।
क्या ये घर पहले उन्हीं का था? प्रतीत होता है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। प्रतीत होता है। आपको झांत नहीं। किससे खरीदा? नहीं, मेरे प्रबंधक ने सब देखा। कम से कम 10 वर्ष से यह आबाद न था, शातोरेनो बोला। और बंद झरोखों, जकड़े द्वारों और आंगन में उगी घास के साथ अत्यंत निराशाजनक दिखता था। यदि यह मुकुट अभियोजक के श्वशुर का ना होता, तो कोई इसे उन अमंगल घरों में गिनता, जहां कोई बड़ा अपराध हुआ हो। विल्फोर, जिसने अब तक अपने सामने रखे उत्कृष्ट मदिरा भरे कई गिलासों में से किसी को स्पर्श न किया था, एक उठाकर एक ही घूंट में खाली कर गया। मोंटे क्रिस्टो ने एक क्षण ठहरकर शातोरेनो के शब्दों के पश्चात छाए मौन को तोड़ते हुए कहा, विचित्र है बैरन, पर यही विचार मेरे मन में भी आया था जब पहली बार यहां आया। घर इतना उदास लगा कि यदि मेरे प्रबंधक ने न चुना होता तो कभी ना खरीदता। निस्संदेह उसे वकील से कोई संकेत मिला होगा। संभव है, विल्फोर ने मुस्कान का प्रयास करते हुए कहा, पर विश्वास कीजिए, मैं उत्तरदायी नहीं। सेंट मेरा इसे बेचना चाहते थे। यह उनकी पौत्री के दहेज का भाग था, और यदि 3-4 वर्ष और रिक्त रहता तो जर्जर हो जाता। अब मोरेल का चेहरा भी पीला पड़ गया। विशेषतः, मोंटे क्रिस्टो ने आगे कहा, एक कक्ष, ओह, देखने में साधारण लाल डैमास्क पर्दों वाला, जो किसी कारण मुझे विशेषतः भयावह लगा। क्यों? देब्रे ने पूछा। भयावह क्यों? क्या इन अनुभूतियों को समझाया जा सकता है? क्या कुछ स्थान ऐसे नहीं होते जहां मनुष्य स्वाभाविक ही विषाद की गंध ग्रहण करता है? क्यों? कौन बता सकता है? स्मृतियों का कोई सूत्र, कोई आकस्मिक विचार जो अन्य स्थानों और अन्य समयों की स्मृति जगा दे, जिनका उस समय और स्थान से शायद कोई संबंध ना हो जहां हम उपस्थित हैं। इसी प्रकार यह कक्ष मुझे प्रबल रूप से मार्किस द गॉन्स के कक्ष या डेस्डेमोना के कक्ष की याद दिलाता था। अब जब भोजन समाप्त हो चुका है, मुझे आपको यह दिखाना चाहिए। फिर हम नीचे लौटेंगे और बगीचे में कॉफी लेंगे। उसके बाद संध्या का मनोरंजन। मोंटे क्रिस्टो ने संकेत किया और अपने अतिथियों को साथ चलने का निमंत्रण दिया। विल्फोर की पत्नी उठी, वह स्वयं भी उठा और सबने अनुसरण किया। पर विल्फोर और दांगलार एक क्षण तक अपनी कुर्सियों से मानो चिपके रहे, एक मौन और हिमशीत दृष्टि का आदान प्रदान करते हुए। सुना आपने? दांगलार ने कहा। हमें चलना चाहिए, विल्फोर ने उत्तर दिया, उठते हुए और उसे बांह देते हुए। जिज्ञासा से प्रेरित होकर सभी घर में बिखर गए, क्योंकि वे मान बैठे थे कि यह भ्रमण केवल एक शयनकक्ष तक सीमित न रहेगा, बल्कि उन्हें उस संपूर्ण भवन में घूमने देगा जिसे मोंटे क्रिस्टो ने एक झोपड़ी से महल बना दिया था। अतः वे एक एक द्वार से होते हुए आगे बढ़ते गए। मोंटे क्रिस्टो दोनों विलंबित अतिथियों की प्रतीक्षा करता रहा, और जब वे भी भीतर गए तो वह पीछे पीछे चला, उस मुस्कान के साथ जिसका अर्थ यदि वे समझ पाते तो उस रिक्त कक्ष से अधिक भयभीत हो उठते जिसमें वे प्रवेश करने वाले थे। उन्होंने आरंभ कक्षों से किया। शयन कक्ष, जो प्राच्य शैली में सजे थे, जहां बिस्तरों के स्थान पर केवल दीवान और गद्दे थे, और फर्नीचर के स्थान पर केवल पाइप और तलवारें। फिर बैठक कक्ष, जिनकी दीवारें महान चित्रकारों की कृतियों से ढकी थीं। और फिर वे स्त्री कक्ष, चीनी वस्त्रों में विचित्र रंगों, विलक्षण आकृतियों और अद्भुत रेशमों से सुसज्जित। अंततः वे उस प्रसिद्ध कक्ष तक पहुंचे। उसमें कोई असाधारण वस्तु न थी, सिवाय इसके कि अंधेरा घिरने पर भी वहां दीप न थे, और अन्य कक्षों के विपरीत उसका नवीनीकरण नहीं हुआ था। ये दोनों बातें ही उसे उदास बना देने को पर्याप्त थीं। उफ, विलाफोर की पत्नी बोली, निस्संदेह भयावह है। दांगलार कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द अस्पष्ट रह गए, और अनेक टिप्पणियां हुईं। सभी का निष्कर्ष यही कि लाल डायमास्क वाला यह कक्ष सचमुच अमंगल है। नहीं है क्या? मोंटे क्रिस्टो बोला। देखो, वह पलंग कितनी विचित्र रीति से रखा है, उसकी रक्ताभ छत्रछाया सहित, और वे 2 पेस्टल चित्र
आर्द्रता से फीके पड़े। क्या उनके श्वेत अधर और स्थिर नेत्र यहोवा नहीं कहते, हमने देखा जो हुआ? विल्फोर का चेहरा धूसर पड़ गया। दांगलार अग्निकुंड के पास एक दीर्घ आसंदी पर ढह गई। ओह, विल्फोर की पत्नी बोली, आप तो साहसी हैं, वहीं बैठी हैं। हो सकता है अपराध यहीं हुआ हो। दांगलार उछलकर खड़ी हो गई। और यह सभी नहीं, मोंटे क्रिस्टो बोला। और क्या? देबराई ने पूछा, यह देखता हुआ कि इसका प्रभाव दांगलार पर क्या पड़ रहा है। हाँ, और कितना, दांगलार ने कहा। अब तक तो मुझे कुछ विशेष नहीं दिखा। आप क्या कहते हैं, कावालकांति? हमारे पास पीसा में उगोलिनो का टावर है, फेरारा में तास्सो का कारागार, और रिमिनी में फ्रांसेस्का और पाओलो का शयन कक्ष, इतालवी ने उत्तर दिया। हाँ, पर यह छोटी सीढ़ी आपके पास नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने पर्दों के पीछे छिपा द्वार खोलते हुए कहा। इसे देखो और बताओ क्या सोचते हो। कैसी भयावह शैली की सीढ़ी, शातो रेनो हंसते हुए बोला। नहीं जानता कि वह कियान मदिरा विषाद बढ़ाती है या नहीं, देब्रे बोला, पर यह घर अब मुझे गंभीर प्रतीत होने लगा है। मोरेल वैलेंटीन के दहेज का उल्लेख होने से ही तब से मौन और उदास था। कल्पना करो, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, कोई ओथेलो या कोई अबेद गोन्स अंधेरी तूफानी रात में इस सीढ़ी से धीरे धीरे उतरता हुआ किसी भयावह भार को उठाए जिसे वह मनुष्यों की दृष्टि से, यदि ईश्वर से नहीं, छिपाना चाहता हो। दांगलार लगभग मूर्छित हो गई, विल्फोर की बाहों में, और उसे सहारा लेने को स्वयं दीवार का सहारा लेना पड़ा। हे ईश्वर, देब्राई बोला, आपको क्या हो गया? कितनी पीली हैं? उन्हें क्या हुआ? विल्फोर की पत्नी बोली। हुआ यह कि मोंटे क्रिस्टो हमें ये भयानक कथाएं सुना रहे हैं, निस्संदेह हमें भय से मार डालने को। हाँ हाँ, विल्फोर बोला, देखिए, आप स्त्रियों को डरा रहे हैं। क्या हुआ? देब्राई ने पुनः फुसफुसाकर पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे केवल थोड़ी हवा चाहिए। क्या बगीचे में चलें? देब्राई ने बांह बढ़ाते हुए कहा और गुप्त सीढ़ी की ओर बढ़ा। नहीं, मैं यहीं रहना चाहूंगी। सचमुच ये भय वास्तविक है? मोंटे क्रिस्टो ने पूछा। नहीं, दांगलार ने कहा, पर आपकी कल्पना प्रस्तुति भ्रमों को भी वास्तविकता का रूप दे देती है। हे ईश्वर, हाँ, मोंटे क्रिस्टो मुस्कुराकर बोला, यह सब कल्पना का ही खेल है। क्यों ना कोई इस कक्ष को किसी परिवार की आदरणीय माता का भद्र शयन कक्ष भी मान ले। यह बैंगनी छत्र वाला पलंग मानो देवी लुसीना द्वारा अनुग्रहित, और यह रहस्यमयी सीढ़ी जिससे चिकित्सक और धाय उतरते हों ताकि नवमाता की विश्रांत निद्रा भंग न हो, या पिता जो सोते शिशु को उठाए हों। इस बार इस कोमल चित्र की कल्पना से आश्वस्त होने के स्थान पर दांगलार कराह उठी और पूर्णतः मूर्छित हो गई। दांगलार अस्वस्थ हैं, विल्फोर हकलाया, शायद उन्हें गाड़ी तक ले जाना चाहिए। कितना भयावह, मोंटे क्रिस्टो बोला, और मैं अपना शीशी पात्र लाना भूल गया। मेरे पास है, विल्फोर की पत्नी बोली, लाल द्रव से भरा पात्र उसे देते हुए, वैसा ही जैसा एडवार पर आजमाने पर लाभकारी सिद्ध हुआ था। काउंट ने उसे लेते हुए भौं उठाई। हाँ, उसने कहा, आपके निर्देश पर प्रयत्न किया था। सफल? मेरा विचार है, हाँ। दांगलार को समीप के कक्ष में ले जाया गया। मोंटे क्रिस्टो ने उसके अधरों पर लाल द्रव की एक बूंद डाली और वह चेतना में आई। ओह, उसने कहा, कैसा भयानक स्वप्न। विल्फोर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अनुभव करा दिया कि वह स्वप्न न था। उन्होंने दांगलार को ढूंढा,
पर वह वहां न था। वह बगीचे में वरिष्ठ कावाल कांति के साथ लिघोर्न से फ्लोरेंस तक रेल योजना पर वार्ता कर रहा था। मोंटे क्रिस्टो व्याकुल सा प्रतीत हुआ। उसने दांगलार की बांह थामी और उसे बगीचे में ले गया, जहां दांगलार दोनों कावालकांतियों के बीच कॉफी ले रहा था। बताइए, क्या मैंने सचमुच आपको भयभीत कर दिया? नहीं, पर कभी-कभी हमारी मानसिक अवस्था ही अनुभूतियों को बढ़ा देती है। विल्फोर ने एक कृत्रिम हंसी के साथ कहा। अतः केवल एक अनुमान, एक कल्पना। फिर भी, मोंटे क्रिस्टो बोला, विश्वास करें या नहीं, मैं निश्चय करता हूं कि उस कक्ष में अपराध हुआ था। सावधान, विल्फोर की पत्नी बोली, हमारे साथ मुकुट अभियोजक हैं। सच, मोंटे क्रिस्टो बोला, तो मैं ही इसका लाभ उठाऊंगा अपना कथन प्रस्तुत करने में। कथन? विल्फोर बोला। हाँ, साक्ष्यों के समक्ष। रोचक है, देब्राई बोला। यदि अपराध हुआ है तो पाचन में सहायक होगा। अपराध हुआ था, मोंटे क्रिस्टो बोला। आइए, इधर आइए, विल्फोर। कथन वैध तभी होगा जब विधि सम्मत अधिकारी के समक्ष हो। उसने विलफोर की बांह पकड़ी, दूसरी ओर दांगलार की बांह थामे और उसे उस वृक्ष तल तक ले गया जहां छाया घनी थी। अन्य अतिथि भी पीछे आए। यहां, यहीं, मोंटे क्रिस्टो बोला, भूमि पर पैर पटकते हुए। इन वृक्षों को पुष्ट करने हेतु मैंने लोगों से पत्तों की खाद खुदवाई। खुदाई में एक संदूक या उसका लौह कंकाल निकला, जिसके भीतर नवजात शिशु का कंकाल था। आशा है इसे भ्रम नहीं कहेंगे। उसने दांगलार की बांह में जकड़न और विलफोर की कलाई में कंपन अनुभव किया। नवजात शिशु, देब्राई बोला, यह तो गंभीर होता जा रहा है। मैं सही था, शातुरेनो बोला। जब कहा था, घर भी मनुष्यों की भांति आत्मा और मुखाकृति रखते हैं। ये घर उदास था क्योंकि पश्चाताप से भरा था, और पश्चाताप इसलिए कि अपराध छिपाया था। कौन कहता है अपराध? विल्फोर ने अंतिम प्रयास किया। क्या? बगीचे में जीवित गाड़ा गया शिशु और अपराध नहीं, इसे और क्या कहेंगे? मोंटे क्रिस्टो बोला। आप क्या नाम देंगे? मुकुट अभियोजक? कौन कहता है वह जीवित गाड़ा गया? यदि मृत था तो यहां क्यों गाड़ते? यह बगीचा कभी कब्रिस्तान नहीं रहा। यहां शिशु हत्या का दंड क्या है? मेजर कवालकांति ने निष्कपटता से पूछा। सर काट दिया जाता है, दांगलार बोला। ओह, सर काट दिया जाता है, कवालकांति ने दोहराया। मेरा भी यही विचार है ना? मोंटे क्रिस्टो ने पूछा। हाँ, विल्फोर ने लगभग अमानवीय स्वर में कहा। मोंटे क्रिस्टो देख चुका था जिन दो व्यक्तियों के लिए यह दृश्य रचा गया था। वे और सह नहीं सकते, अतः उन्हें अधिक न दबाते हुए बोला, पर हम कॉफी भूल रहे हैं। और वह सबको उस मेज की ओर ले गया जो लॉन के मध्य सजी थी। सच तो ये है, दांगलार बोली, मैं अपनी दुर्बलता स्वीकार करते लज्जित हूं, पर ये भयावह कथाएं मेरे लिए अधिक हो गईं। कृपया बैठने दें। वह कुर्सी पर ढह गई। मोंटे क्रिस्टो ने झुककर विलफोर की पत्नी से कहा, उन्हें आपका पात्र पुनः चाहिए। पर उसके पहुंचने से पूर्व ही विलफोर ने दांगलार के कान में फुसफुसाया, मुझे आपसे बात करनी है। कब? कल। कहाँ? मेरे कार्यालय में, न्यायालय में, यदि चाहें, वहां अधिक सुरक्षित होगा। मैं आऊंगी। उसी क्षण विल्फोर की पत्नी निकट आई। धन्यवाद प्रिय, दांगलार बोली, मुस्कान का प्रयत्न करते हुए। अब कुछ नहीं, मैं ठीक हूं।